हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबी आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के जो अर्थशास्त्र का चैप्टर है उसके बारे में। और यहाँ पे जो है जो आपका 20 नंबर का ओएमआर शीट पर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि 2023 से पेपर पैटर्न बदल चुका, आप सभी को अच्छे से पता चल गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे 20 नंबर का जो क्वेश्चन आने वाला है वो कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा, ये आपको पता नहीं है कि कहाँ कहाँ से पूछ लेगा। इसलिए दोस्तों पूरा एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसी एनसीईआरटी का सार मैं आपके सामने लेकर आऊँ, जिससे आप आसानी तरीके से दोस्तों पढ़कर और 20 में 20 नंबर फिक्स कर सकते हैं। ये दोस्तों पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएगा, ताकि जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन कवर कर लें और जो है आपका 20 नंबर तो फिक्स हो जाए। आपको बता दें कि जो सामाजिक विज्ञान इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें अर्थशास्त्र, इसके बाद जो होता है आपका ज्योग्राफी होता है, इसके बाद हिस्ट्री होता है, इसके बाद पॉलिटी यानी पॉलिटिकल साइंस भी होता है। तो 4 सब्जेक्ट जो मिला के होते हैं। इन चारों सब्जेक्ट से 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो कि आपका ओएमआर शीट पर पेपर देना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने आने वाले हैं। बिल्कुल एकदम एनसीईआरटी से डाटा लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से नोट कर लीजिए, क्योंकि 2020 में भी पूछा गया है और 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 2020 से ही एनसीईआरटी पैटर्न लागू है, तो 2020 में भी पूछा गया है और 2022 में भी पूछा गया है। आपको बता दें कि इस लगभग 7 सेट पूछे जाते हैं यूपी में, तो 7 सेट में अलग अलग 7 सेट में कहीं के दोस्तों पूछा गया है। इसलिए 20 और 22 में दोनों पूछा गया है। 21 में नहीं पूछा, क्योंकि 21 में पेपर नहीं होता, प्रमोट हुए थे आप, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन वहाँ पे नहीं पूछा गया था। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से देखा जाए तो किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। आपको बता दें कि ये डाटा जो है एनसीईआरटी में दिया गया है। अब इसमें से कहा गया कि जो मानव विकास है, ये मानव विकास भारत से बेहतर है। ऐसा कौन सा देश है जो भारत से बेहतर है, मानव विकास भारत से बेहतर है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने मैपिंग भी ऐड कर दिया ताकि आपको समझने में और आसानी हो। तो श्रीलंका दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका जो है भारत से बेहतर इसकी स्थिति है। मैं आपको एनसीईआरटी का डाटा भी दिखा दे रहा हूँ, ताकि आपको जो आसानी से समझ में आए। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी का डाटा आपके सामने है। यहाँ पे लिखा गया है, देखिए यहाँ पे श्रीलंका पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे भारत है, इसके बाद तीसरे नंबर म्यांमार है। अब दोस्तों यहाँ से भी कई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, तो कई क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए भारत का ना देकर इसमें से अगर दे दिया कि जो है कौन सा भारत का ना देकर यहाँ पे दे दिया गया है कि श्रीलंका को भी ना दे, ठीक है, इसमें से दे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जो है यहाँ पे मानव विकास सर्वाधिक है, तो यहाँ पे देखिए म्यांमार सर्वाधिक है, ठीक है, बाकी पाकिस्तान नीचे है, नेपाल नीचे है, बांग्लादेश नीचे है। तो म्यांमार से जो है यहाँ पे देखा जाए तो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इन तीनों से जो है ऊपर म्यांमार है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं म्यांमार भी इस तरह से अगर अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हो तो अभी आसानी से टिक कर सकते हैं। दोस्तों ये है डाटा इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे दूसरा दोस्तों जो क्वेश्चन आपके सामने है, दूसरा क्वेश्चन ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जो दूसरा क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार देखा जाए तो भारत का कौन सा जो है स्थान प्राप्त हुआ है। तो 2018 के अनुसार मानव विकास जो रिपोर्ट है, इन जिन्हें HDI बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, ये मानव विकास सूचकांक होता है, वही मानव विकास सूचकांक 2018 के अकॉर्डिंग जो है कि कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें 100 जो है 130वां स्थान जो है भारत का आया है। तो 2018 के अनुसार अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि कौन सा स्थान है, जिसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 130वां स्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, इसलिए ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे। किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है? प्रति व्यक्ति आय का मतलब जो है प्रति व्यक्ति आय की इनकम वहाँ पे जो है सर्वाधिक है। हरियाणा में, बिहार में, राजस्थान में, मेघालय में, ये 4 राज्य हैं, जिसमें राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आंसर हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय जो वो सर्वाधिक है। मैं आपको एनसीईआरटी का डाटा भी दिखा दे रहा हूँ, ताकि आपको जो है आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हरियाणा में 2000 जो है 16-17 में प्रति व्यक्ति आय जो दिया गया है। यहाँ पे ये सर्वेक्षण 2018 में 19 में हुआ था। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो हरियाणा है इसकी इनकम देख सकते हैं 1,80,174 है। वहीं बात करें केरल की, तो केरल का जो है 1,63,475 है। और बिहार का देख सकते हैं कि जो है 34,409 यहाँ पे सबसे कम यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों ये है डाटा, ठीक है। तो आपका जो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा वहाँ पे हो जाएगा हरियाणा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसे देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो विकसित है, यानी कौन सा विकसित देश है, आपको उसमें सेलेक्ट करना है। ब्राज़ील दोस्तों है, भारत है, फ्रांस है और बांग्लादेश है। आपको बता दें कि इसमें से जो है एकमात्र ये देश जो फ्रांस है, ये यूरोप महाद्वीप में आता है। और यूरोप महाद्वीप में देखा जाए तो लगभग ज़्यादातर देश जो हैं वो 90% केसेस में देखा जाए तो विकसित देश के श्रेणी में आते हैं। तो इसलिए फ्रांस इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांस जो है विकसित देश के श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां है, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार क्या है। यानी आपसे पूछा गया है किसी देश का जो विकास है उसका निर्धारित करने का आधार क्या है। यहाँ पे दिया गया है स्वास्थ्य व शिक्षा स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों के जो है साक्षरता स्तर, या ये सभी। तो इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत ज़रूरी है किसी देश को विकास को आगे बढ़ाने के लिए। अगर वहीं बात करें प्रति व्यक्ति, अगर पर कैपिटा इनकम जो होती है प्रति व्यक्ति जो अगर अच्छी है दोस्तों, देखा जाए कि विकास वो जो है देश कर सकता है। अगर बात करें व्यक्तियों की साक्षरता स्तर, तो यहाँ पे जो है साक्षरता भी जो है व्यक्तियों को जो है वो विकास को बढ़ाती है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये सभी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6वां है, निम्नलिखित में से किसे औसत आय कहा जाता है। औसत आय किसे कहा जाता है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे औसत आय कहा जाएगा। प्रति व्यक्ति आय को, राष्ट्रीय आय को, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को, या कुल आय को। दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय आगे क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है, इसको नोट कर लेंगे कि क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 दे सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा संगठन जो है वो मानव विकास जो है वो रिपोर्ट जारी करता है या तैयार करता है। यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूएनडीपी, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ। आपको बता दें दोस्तों, आपको जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं इसको, और ये है वर्ल्ड बैंक, ये है आपका वर्ल्ड बैंक, और ये है आपका यूएनडीपी, इसको बोलते हैं यूएनडीपी, मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और यही इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जो यूएनडीपी है, यूएनडीपी जो है, यही जो है यूएनडीपी मानव विकास का रिपोर्ट जारी करता है और इसके बाद जो है उसे तैयार करके जारी करता है, जिसमें दूसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे दे सकते हैं प्रति व्यक्ति आय से जो है क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आ चुका है, जिससे बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे कि प्रति व्यक्ति आय जो है उसे हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय का एक फार्मूला होता है जिसे आप आसानी से तैयार कर सकते हैं और इसे आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि जो प्रति व्यक्ति आय होता है ये क्वेश्चन आपको बहुविकल्पीय में ही पूछा जा सकता है, और उसके साथ साथ जो है प्रति व्यक्ति आय जो है आपका लघुत्तरी में ही पूछा जा सकता है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे इसका जो आंसर होगा तीसरा, वो राष्ट्रीय आय में जनसंख्या आय से भाग देकर प्राप्त किया जाता है, इसमें तीसरा आंसर जो इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका जो फार्मूला होता है, मैं फार्मूला आपको दिखा दे रहा हूँ। प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है, प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है यहाँ पे कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। जितनी राष्ट्रीय आय होती है उसे कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है, यही इसका फार्मूला है और यही इसकी परिभाषा भी हो जाएगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने है, देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य तथा विदेश से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़कर क्या कहा जाता है। क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे कि इसे क्या कहा जाएगा। अगर दोस्तों इसका आंसर निकाला जाए तो दे सकते हैं प्रति व्यक्ति आय। मैंने आपको अभी बता दिया कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय ही को औसत आय कहा जाता है। इसका मतलब ये दोनों तो नहीं होगा, ठीक है। अब बचता है राष्ट्रीय और वृद्धि विकास, विकास और वृद्धि। इसका मतलब तो यहाँ पे ये है कि विकास वृद्धि का जो है परिभाषा थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर राष्ट्रीय आय हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जाएगा राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का मतलब ये होता है कि देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है और विदेश से जो प्राप्त शुद्ध आय होती है उसको जोड़कर राष्ट्रीय आय प्राप्त किया जाता है, उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में
भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम है? यहाँ पे न्यूनतम पूछा गया है, तो भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर जो है वो न्यूनतम है। अगर यहाँ पे अधिकतम पूछा होता तो आंसर इसका चेंज हो जाता, क्योंकि यहाँ पे अगर अधिकतम बात होती तो हरियाणा का नंबर आ जाता, लेकिन यहाँ पे न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम दोस्तों केरल का ऐसा आंसर हो जाएगा। इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो केरल का हो जाएगा, क्योंकि केरल में जो है लिंगानुपात सबसे अधिक है, और देखा जाए तो शिशु मृत्यु दर भी यहाँ पे जो है सबसे कम है। तो शिशु मृत्यु दर कम यानी न्यूनतम केरल में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर सार्वजनिक और जो है निजी क्षेत्र विभाजित होते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अथवा करके भी पूछा गया है, 2-4 सेटों में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को जो है विभाजित किया गया है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट सेक्टर है, ठीक है, सिंपल भाषा में कहें तो गवर्नमेंट सेक्टर में है, और निजी क्षेत्र का मतलब होता है जो प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर में खुद का एक मालिक होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में सरकार मालिक होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो मुख्य बातें हैं वो स्वामित्व का बात हो रहा है। स्वामित्व का मतलब जो खुद का एक मालिक हो, इसमें मालिक होगा, एक व्यक्ति मालिक होगा, इसमें सरकार मालिक होगा, उसी आधार पर डिवाइड हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अथवा करके जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर जो है विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पे रोजगार की शर्तें को जो हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और बातें कही गई हैं, इसको ऑप्शन में देख लेते हैं। आर्थिक गतिविधि का स्वभाव, उद्यमों का जो है स्वामित्व, उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, उद्यमों के स्वामित्व। मतलब कि जो उद्यम है, उद्यम का मतलब जो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर है, यानी अगर बात करें जो सार्वजनिक क्षेत्र है ये सार्वजनिक और निजी, ठीक है, सार्वजनिक और निजी ये दोनों क्षेत्र अगर देखा जाए तो इसमें उद्यम यानी जो उद्यम का स्वामित्व है, स्वामित्व का मतलब खुद का मालिक, स्व मतलब खुद का, और मालिक मतलब मालिक, तो खुद का मालिक है, तो खुद का मालिक इसमें सार्वजनिक में गवर्नमेंट है और निजी में प्राइवेट किसी व्यक्ति का एक व्यक्ति मालिक है, ठीक है। तो उसी बात पे देखा जाए तो जैसे प्राइवेट कॉलेज होता है, एक गवर्नमेंट कॉलेज होता है, तो यहाँ पे वही चीज़ दोस्तों यहाँ पे क्या है, जो उद्यम होते हैं, उद्यम का जो स्वामित्व होता है वही इसमें डिवाइड करता है किसको, गवर्नमेंट और प्राइवेट को। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 12वां देखते हैं। यहाँ पे ये सभी को अच्छे से पता होगा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा चलाई गई थी। आप सभी को अच्छे से पता है 2005 में चलाया गया था, ये आंध्र प्रदेश में शुरू की गई थी, यानी आंध्र प्रदेश से जो है ये चलाया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं। निम्न में से जो है किस वर्ष किसे कृषि क्षेत्र कहा जाता है। कृषि क्षेत्र किसे कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें राइट आंसर दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। आपको बता देते जो क्षेत्र होते हैं ये उद्योग से संबंधित होते हैं, ये उद्योग से संबंधित होते हैं, और तृतीय जो क्षेत्र होते हैं ये सेवा से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है पहला वाला जो हो जाएगा ये कृषि से संबंधित होता है, ठीक है। तो पहला कृषि से संबंधित होता है, प्राथमिक जो होता है वो कृषि से संबंधित है, इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्राथमिक। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। भारत में जो है जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है भाई, कि जीविका चलाने के लिए उसका प्रमुख स्रोत क्या है। तो प्रमुख स्रोत जीविका जीने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले कृषि चाहिए, पहले कृषि करना होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। व्यवसाय तो बाद में होगा, उद्योग बाद में होगा, पहले कृषि। भाई जीने के लिए पहले कृषि करना पड़ेगा, तो भैया यहाँ पे कृषि जो नहीं, यहाँ पे कृषि जो है अगर नहीं हुआ तो दिक्कत से आएगी, इसलिए कृषि से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने पेश कर रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम में आने की 99% जो है संभावना है। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15, सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से सम्मिलित किया जाता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर दोस्तों। आप सभी को पता है, मैंने अभी बताया था सेवा क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 दे सकते हैं यहाँ पे, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से जो उत्पादन कहा जाता है। अथवा करके पूछा गया है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है, मतलब सिंपल से जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से हमें जो उत्पादन प्राप्त होता है उस कौन सा क्षेत्र है, उसे आप देख सकते हैं कौन सा क्षेत्र हो जाएगा यहाँ पे। दोस्तों आई होप कि आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे कि प्राकृतिक जो प्रक्रिया है इसमें डायरेक्ट हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। तो प्राथमिक जो क्षेत्र होते हैं यानी कृषि जो क्षेत्र होता है ये हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहला प्राथमिक क्षेत्र, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दे सकते हैं यहाँ पे,
क्वेश्चन है 17 कि उद्योगों को लोगों को किस क्षेत्र से सम्मिलित किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। जो उद्योग होते हैं वो द्वितीय क्षेत्र से संबंधित होते हैं, कृषि प्राथमिक क्षेत्र से, और तृतीय क्षेत्र से होता है आपका सेवा। ये तीनों पॉइंट ध्यान रखेंगे दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 दे सकते हैं, कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है? तो इसमें जो है जो प्राथमिक क्षेत्र होता है ये सबसे अधिक रोजगार देता है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, पहला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 19। क्वेश्चन है 19, जीडीपी से क्या तात्पर्य, यानी जीडीपी का पूरा नाम पूछा गया GDP। ठीक है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब कि सकल घरेलू उत्पाद, इसमें राइट आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपका GDP है, और इसको बोलते हैं GN, या राष्ट्रीय है तो नेशनल हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, और कोई अंतर नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देखिए इसको बोलेंगे नेट, राष्ट्रीय है तो एन हो जाएगा एक और। ठीक है, यहाँ पी हो जाएगा, तो NNP बोलते हैं इसको। नेशनल जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, इसमें ये होता है आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा EN। ठीक है, यह हो जाएगा D डोमेस्टिक, और P हो जाएगा। ठीक है, इसका दोस्तों ये है पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। तो ये है GDP, ये है GNP, ये है NNP, और ये है NDP। तो ये पूरा 4 पार्ट होते हैं आपके राष्ट्रीय आय के। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो अलग अलग मैंने आपको बता दिया इसको क्या क्या कहते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, जो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दे सकते हैं। आपको जो है PDF में मिल जाएगा, कैसे मिलेगा आपको बता दे रहे कैसे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर दे सकते हैं 20, पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है कहा जाता है, या प्रच्छन्न रोजगार किसे कहा जाता है कह सकते हैं। ठीक है, प्रच्छन्न रोजगार का होता है जो थोड़े समय के लिए रोजगार मिले आपको, और ये जो होता है इसे छुपी रोजगारी भी बोलते हैं। ठीक है, इसे जो है छुपी रोजगारी या बोलते हैं इसको छिपी रोजगारी इसे बोलते हैं। छिपी बेरोजगारी होता है, लेकिन यहाँ पे प्रच्छन्न रोजगार पूछा गया है। तो रोजगार मतलब कि प्रच्छन्न मतलब कि आपको रोजगार मिलेगा तो थोड़े समय के लिए मिलता है, कम समय के लिए मिलता है। तो कम को हम क्या कहते हैं, कम को अल्प भी कहा जाता है। ठीक है, अल्प भी कहा जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्प रोजगार हो जाएगा। तो जो है यहाँ पे प्रच्छन्न जो रोजगार होते हैं वो कम समय के लिए मिलते हैं। ठीक है, अति रोजगार, नियमित रोजगार, अनियमित रोजगार ये नहीं है। इसमें प्रच्छन्न जो रोजगार है वैसे प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, लेकिन यहाँ प्रच्छन्न रोजगार पूछा गया है। तो प्रच्छन्न रोजगार कम होता है जो थोड़े समय के लिए रोजगार मिले, उसे बोलते हैं प्रच्छन्न रोजगार। ठीक है, यहाँ बात करते हैं दोस्तों आपको जो है PDF तो कहाँ मिलेगा, PDF दे सकते हैं। PDF जो आपको मिलेगा वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल जो लिंक है वो है CV बिकर SST, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन दोस्तों अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।